हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। और दोस्तों, आज की ये जो क्लास है अपनी, वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, विश्लेषिक फलन यूनिट नंबर फर्स्ट की अपन बात करेंगे आज। और ये जो अपनी क्लास है ना, ये अपनी है लेक्चर नंबर 5। और अब देखो, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जिन बच्चों ने फ़ीस जमा करा दी है वही बच्चे अब क्लास यहाँ पे ले पा रहे हैं। उसके अलावा जो फ़ीस जमा नहीं कराए जिन्होंने, वो क्लास नहीं ले पा रहे। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है कि बच्चों को इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि अपने जिस प्रकार पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा क्या है कि महत्व उनको पता चलेगा कि क्या मैटर सर दे रहे हैं, और आखिरकार जो 300 रुपये लिए हैं फ़ीस के, वो वाजिब है नहीं है। ठीक है, अब आज की क्लास में अपन ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जितने भी स्टूडेंट हमारे पास में हैं, उन सभी से मेरा एक अनुरोध है आप सभी से कि आपके दोस्तों को जुड़वाइए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया और आपने मुझे पर्सनल कॉल किया है ना, तभी मैंने आप सभी से यही कहा है कि अपना जो 40 से 50 बच्चों का बैच है वो एक बार आप कंप्लीट करवा दीजिए। अब कई बच्चे फ़ोन करके यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ रहे हैं कि सर विश्वास है या नहीं है, मतलब हम आपके ऊपर विश्वास करें या नहीं करें, आप पे कभी जो अपना कोर्स है वो बंद नहीं कर दोगे। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको भी थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी बच्चों को कनेक्ट करवाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। हालांकि जहाँ तक संभावनाएं बन रही हैं, 99% अपन पूरा कोर्स करवाएंगे आपको और शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी बाई चांस मान लीजिए, लेकिन उसका चांस ही नहीं बन रहा मेरे साथ देखा जाए तो, क्योंकि कम से कम 10 से 12 बच्चे तो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, और अब आपके ऊपर है कि अब धीरे धीरे बच्चे आप कनेक्ट करते जाओगे और अपना बैच कंप्लीट हो जाएगा, और फिर 100% श्योर है कि आपको शानदार पढ़ाएंगे, पूरा कोर्स करवाएंगे। आगे बात समझ में। तो आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, फालतू बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो अब कई बच्चे, 2-3 बच्चे हैं जो नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनसे पहला मेरा निवेदन यही है कि अपनी पहली क्लास नहीं ली है जो कि यूट्यूब पर है। 3 क्लासेज हैं अपनी यूट्यूब पर चल रही हैं, वो फ्री क्लासेज हैं, पहले आप उनको लीजिए। उसके बाद में ही अपनी जो कल की क्लास है लेक्चर नंबर 4 और अपना लेक्चर नंबर 5 है, फिर इसको लीजिए। ठीक है, अगर आपने पूरी क्लास ले रखी है तो आपको अल्टीमेट मज़ा आने वाला है आज, लेकिन अगर आपने नहीं ले रखी है तो पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभी पहले वो क्लास जाकर ले। आज की क्लास है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी अच्छी। और आपने कहा कि सर टाइमिंग बढ़ाओ, तो आज की क्लास में अपन टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। आगे बात समझ में। अब आते हैं टॉपिक पर। छोड़ो सभी बातों को छोड़ो, अब आते हैं टॉपिक पे। अब देखो, टॉपिक की बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया जिसमें अपन ने फंक्शन fz इक्वल टू जेड की पावर n है, वो अपन ने प्रूफ किया था। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, मतलब एक बात आपको मैंने बताई थी। वहाँ पे क्या बात बताई थी मैंने आपको कि मैं जो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और आने वाले 2-3 क्लासेज में 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 99% चांस रहते हैं कि वो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझो, और अपनी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, ये मान लीजिए वहाँ से अपन 2 नंबर या 4 नंबर पक्के कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है मैं उसको नोट कर देता हूँ। उसके बाद अब देखो, अब यहाँ पे क्या करूँगा भाई, मैं इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अब सारे जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं हमारे पास। तो अगर बाई चांस कभी आगे इंग्लिश मीडियम को स्टूडेंट जुड़ता है तो वो पढ़ेगा तो यहाँ पे इस प्रकार समझ लेगा, लेकिन बाद में जाके हम क्या करेंगे, उसको नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो सभी बच्चों का ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे होना चाहिए। सभी पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए fz इक्वल टू जेड बार अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में बोल देते हैं एक बार, प्रूव दैट फंक्शन fz इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब इस क्वेश्चन को आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे क्या करिए, वेरी 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 मोस्ट इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी नई चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी। देखो, मेरी जो स्पीड है वो बाकायदा स्लो हो सकती है, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट को जब तक मैं क्लियर नहीं करता हूँ, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती है, तभी मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ। पहले बोल दिया आपको। ठीक है, क्योंकि देखो लाइव क्लास ये नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन मैं इसको लाइव क्लास की तरह ट्रीट करूँगा। मतलब बच्चे के दिमाग में एक छोटे से छोटा क्वेश्चन है ना, उसको भी मैं दबा दूंगा। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा ही नहीं। आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन है
कि प्रूफ दैट जो फंक्शन हमारे पास एफ जेड है वो हमारे पास में जेड बार अवकलनीय नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। और आप सभी को याद भी होंगी प्रॉपर्टीज़, भाई मैंने आपको लिखवा दी हैं, अब वो आपका काम है। अगर मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवा दी, आपने याद नहीं करी हैं तो वो आपकी मिस्टेक है, लेकिन मैंने आपको क्या करवा दी थी, ये प्रॉपर्टीज़ लिखवा दी थी। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको लिखवाई थी प्रॉपर्टी। यदि हमें क्वेश्चन के अंतर्गत कोई पॉइंट है वो डिफाइन नहीं कर रखा हो, भाई ये जो मैंने बात है ना पिछली क्लास में बताई थी, आते ही यहाँ पे याद करो, इधर कोने में मैंने आपको बताई थी। आज मैं नहीं लिखूंगा, आज मैं फालतू मेहनत नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मैंने कल आपको बता दिया था कि भैया एफ जेड डैश है, अगर यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दे रखा होता है तो हम पूरे डोमेन के लिए बात करते हैं, पूरे प्रांत के लिए बात करते हैं। अगर पूरे प्रांत के लिए बात करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, लिमिट एफ जेड प्लस में डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन में डेल जेड। भैया इमेजिनेशन करो, अपने दिमाग में हर एक फॉर्मूले को बिठा दो और याद कर लो। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन होनी ज़रूरी है, तभी जाके आप मैथ को फील कर पाओगे, मैथ को कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। और अब यहाँ पे सीधा चलते हैं इसके क्वेश्चन के प्रूफ पर। भैया अपन यहाँ पे मैं बात करता हूँ, देखो साफ सी बात है, मैं यहाँ पे आपको केवल और केवल मैथमेटिक्स सिखाऊंगा। लैंग्वेज का जो काम रहेगा वो नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नोट्स मैंने आपके अलग अलग डिवाइड कर दिए हैं। मैथ का जो ग्रुप है अपना वो अलग है, ठीक है। फिजिक्स का ग्रुप अलग है, केमिस्ट्री ग्रुप अलग है। जो भी नोट्स आएंगे आपके पास में अलग अलग सेपरेट आएंगे। मतलब काम जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है मतलब शानदार करने की कोशिश करिए, मतलब जो भी आपको फैसिलिटी उपलब्ध हो सकती है वो हमने आपको दी है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं और सीधा आते हैं पॉइंट पर। सीधा क्या आते हैं पॉइंट पर। देखो हम जानते हैं भाई, देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डेफिनेशन से। आप सभी के दिमाग में एक ही डेफिनेशन चल रही है। भाई देखो हम जानते हैं अगर हमें पॉइंट दे रखा होता है किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए तो वहाँ पे अपन पॉइंट वाला अवकलनीय वाला फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दे रखा होता है वहाँ पे अपन डोमेन प्रांत का पूरे वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला बोलिए फटाफट, सभी बच्चे एक साथ फॉर्मूला बोलेंगे, एफ डैश जेड। अब ऐसा मज़ा नहीं आएगा, देखो अब आधे बच्चे तो क्लास को लेटे लेटे क्लास देख रहे हैं, कोई कहीं कोने में बैठा है। प्रॉपर क्लास लीजिए, एकदम बैठ के आराम से कहीं शांत माहौल में जाइए, बढ़िया हेडफोन लगाइए और क्लास को पूरा शिद्दत से देखिए, तभी जाके आपको मजा आएगा और फील भी तभी आएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू, साथ साथ बोलिए, एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप फॉर्मूला एफ जेड प्लस में डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन में हमारे पास में क्या आ जाएगा डेल जेड। ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है किसका, अवकलनीयता चेक करने का फॉर्मूला होता है डोमेन के अंतर्गत। ये सभी को याद हो गया होगा यदि उसने पूरी क्लास ली है तो। आ गई इतनी बात समझ में, आ गई क्या इतनी बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ तक तो हमने अभी कुछ किया ही नहीं है भैया, यहाँ तक तो हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको समीकरण एक नाम दे सकते हो तो दे दो इसको। अब यहाँ पे छोटा सा काम अपन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे इसी प्रकार। यार यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया जेड बार, ये हमें फंक्शन दे रखा है। लेकिन अब यहाँ पे एफ जेड प्लस में जेड बार है, इसको कैसे लिखेंगे, एफ जेड प्लस में यहाँ पे हमारे पास में क्या है डेल जेड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे मतलब इसी क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसमें यहाँ पे लिख देंगे अपन यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन तो हमारे पास में आ ही जाएगा और हमारे पास में जो यहाँ पे जेड प्लस में डेल जेड है ये क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। अरे क्या किया है, कुछ नहीं किया, जो फंक्शन दे रखा है ना उसमें अपन ने इसको पुट किया है और यहाँ पे बार लगा दिया है। भाई इस क्वेश्चन को मैंने आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया वेरी। तो भैया यहाँ पे अभी तक इम्पोर्टेंट वाली कोई भी चीज़ नहीं आई है। कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर अभी तक इसमें ऐसा क्या हार्ड था, तो अभी आएगा, रुको इंतज़ार करो आप सभी। अब यहाँ पे इतना कर लिया अपन ने, ठीक है। और थोड़ी वॉइस में क्या है कि आवाज़ थोड़ी कम आपको नज़र आए क्योंकि थोड़ी सा गला यहाँ पे बैठा हुआ है और तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है इसलिए। और जैसे जैसे तबीयत सही होगी अपनी और भी शानदार जोश के साथ अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से जोश में कोई कमी भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे सभी। अब यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, याद हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी, उससे पहले क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है उसको अपन समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन एक अलग से लाइन खींच लेते हैं,
लेकिन फिर भी इसको अपन ऊपर कर लेते हैं भाई, जहाँ तक होता है तो वहाँ तक कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखो भाई, समीकरण 1 के अंतर्गत मान रखो। तो मान रखेंगे तो भाई देखो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट, और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास में, यह आ जाएगा जेड प्लस में डेल जेड का पूरे के ऊपर बार है, और यहाँ पे माइनस का एफ जेड के ऊपर भी बार आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में डेल जेड, और यहाँ पे हमारे पास में डेल जेड टेंस टू 0। ये हमारे पास में कहानी बन गई। बनी कि नहीं बनी बताओ, बनी या नहीं बनी? इतना आपको मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, अगर आपको याद हो, वैसे मैंने आपको 10-11 प्रॉपर्टी लिखवाई थी, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में से हर एक क्वेश्चन में कहीं भी जब काम पड़ेगा अपन वहाँ पे उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ ले लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी कि जेड प्लस में Z2 है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार है, तो अपन कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे Z1 के ऊपर बार प्लस में Z2 के ऊपर बार, ऐसा अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे दे रखा होगा तो अपन इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो आगे चलें, अब यहाँ पे लिख सकते हैं तो अपन क्या करते हैं भैया, अपन यहाँ पे इसकी जगह मान पुट कर देते हैं। इतना ही तो करेंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी करेंगे, कुछ इतना करेंगे भाई। अब यहाँ पे इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपन, लिखो भाई फटाफट। यहाँ पे हमारे पास में एफ डैश जेड इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में लिमिट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो जेड, ठीक है, और हमारे पास में क्या आ जाएगा जेड बार प्लस में यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा डेल जेड के ऊपर बार, माइनस के ऊपर यहाँ पे देखो ये हमारे पास में जेड बार था ही, तो यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा डेल जेड। भाई सही बात है या नहीं है, सही बात है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी देखो, ओ थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे कर दी। मिस्टेक तो क्या कहेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन एफ है इसको हटा दो आप, क्योंकि यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है वो ये हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप खुद ही देख लिया करो, ठीक है। इनकी वैल्यू यहाँ पे हो गई, यानी कि ऐप यहाँ पे हटा दो इनको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखो, अब जो सीखने लायक बात है ना वो आ रही है, अब एंट्री करने वाली है, सीखने वाली बातें, ठीक है भाई। सुनो, यहाँ से मैं जेड बार से जेड बार को कैंसिल कर देता हूँ, सुनना ध्यान से, जेड बार से जेड बार को कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास क्या बचा, ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल जेड टेंस टू 0 भी आप लिखो। अब यहाँ पे क्या बचा भैया, एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू 0, और यहाँ पे हमारे पास में डेल जेड के ऊपर बार अपन में क्या जाएगा डेल जेड आ जाएगा। 90% बच्चे अगर इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो यहीं पे गलती करेंगे, और फटाफट क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो डेल जेड टेंस टू 0 है, यहाँ पे डेल जेड टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, और वो क्या कर देंगे कि सर यहाँ पे तो भैया इनडिफिनिट फॉर्म आ रही है, इन्फिनिट बन रहा है, यानी कि ये अपरिभाषित फॉर्म है। खुद देख लीजिए आप, यहाँ पे इस कंडीशन में आने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप इस कंडीशन में आने के बाद में यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि डेल जेड यहाँ पे टेंस टू 0 है, यहाँ पे आप पुट करो डेल टेंस 0, और यहाँ पे भी क्या डेल जेड है। अब यहाँ पे जब आप 0 पुट करोगे तो भाई देखो ये तो परिभाषित फॉर्म हुई नहीं, इनडिफिनिट फॉर्म बन गई नहीं बन गई भाई, बनी कि नहीं बनी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यही तो सीखना है हमें। तो मुझे आप सबसे पहले तो इतना संतुष्ट करिए भाई कि इतना जो मैंने आपको समझाया है यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। जगह पे बैठे बैठे बोले सर कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर किसी को दिक्कत है तो वो कमेंट में लिख देगा बाद में कि सर यहाँ पे मेरी दिक्कत आ गई, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको कहीं दिक्कत नहीं आई है, और दिक्कत आई भी है ना आपको तो वीडियो को आप पीछे कर सकते हो। यहाँ पे अभी आपके पास में लाइव थोड़ी चल रही है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप वीडियो को पीछे करके जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है वहाँ पे समझो भाई, जहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ को समझो दोबारा। अब यहाँ पे इतना मेरे हिसाब से आप सभी को कंप्लीट क्लियर है, कंप्लीट क्लियर है नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सीखने लायक, और उसको क्या करते हैं मैं आपको शानदार तरीके से समझाता हूँ। सभी बच्चों का ध्यान आए वो यहाँ पे होना चाहिए, अब बिल्कुल एकदम सेंटर में ध्यान होना चाहिए सभी का, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद करो, जब मैंने आपको थोड़ा सा लिमिट बताई थी, जब मैं यहाँ पे यूनिट नंबर फर्स्ट को स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने आपको लिमिट सीमा के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। और मैंने कहा था जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक्सिस है, एक्स है हमारे पास में, एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास में एक्स है, ये हमारे पास में वाई है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये हमारे पास में कोई पॉइंट है जेड,
ये जेड नोट कुछ भी ले लीजिए आप, जेड हमारे पास में कोई पॉइंट है। अब मैं इस मतलब ये हमारे पास जो पॉइंट है जेड पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ, सीमा के लिए बात करता हूँ, तो एक बात आप मुझे बताइए, वहाँ पे मैंने एक पाथ का आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ध्यान से सुनो, पाथ का एक कॉन्सेप्ट बताया था। और पाथ का कॉन्सेप्ट क्या था, वो ये था कि आप इस पॉइंट पर यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो, यानी कि आपके पास में इस पॉइंट जेड तक पहुँचने के लिए इनफाइनाइट पाथ है। कैसे हैं, इनफाइनाइट पाथ है, यानी कि अनंत यहाँ पे रास्ते हैं आपके पास में आने के। ठीक है, किसमें, इसे आर्गेंट तन अपन बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन इसको बोल सकते हैं अपन, और गाउशियन प्लेन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीखने लायक बात क्या है, सीखने लायक बात यही है कि अब यहाँ पे इस कंडीशन में फिर इसकी लिमिट को कैसे डिफाइन किया जाए। भाई मैंने आपको वहाँ पे मैंने आपको बताया था, समझाओ, इस ध्यान से समझो। मैंने पहले लेक्चर में क्या कहा था आपसे, पहले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे इस पॉइंट पे तो भैया फिर हमारी लिमिट है वो डिफाइंड होगी नहीं, यानी कि हमारे पास में मतलब जो लिमिट है वो डिफाइंड हो ही नहीं सकती है। अगर होगी तो अपन आगे उसको डिस्कस करेंगे, तो वो टाइम आ गया है भैया। अब यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि इसकी लिमिट कैसे फाइंड करें। तो यह अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो लिमिट है वो डिफाइंड नहीं हुई, तो अब क्या करा, अब यहाँ पे अपन ने दो काल्पनिक अक्षों का यहाँ पे सहारा लिया। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने यहाँ पे ये अपना आर्गेंट तन गाउशियन प्लेन बनाया है, उसी प्रकार इस पॉइंट को लेकर, अपना जो पॉइंट जेड है, इस पॉइंट को लेकर हमने क्या किया कि दो पाथ सेलेक्ट किए, दो पाथ सेलेक्ट किए। जैसे मान ले कि हमने यहाँ पे ये एक्स कर लिया और ये वाई कर लिया, मतलब हमने काल्पनिक एक्सिस मान लिए। ठीक है, एक्स और वाई हमने मान लिए। उसमें हमने कहा अब देखो ये पॉइंट क्यों मान रहे हैं, इसका भी कारण मैं आपको अभी देने वाला हूँ। देखो ये पॉइंट जेड है, इस पॉइंट जेड पे आने के इनफाइनाइट तरीके हैं या नहीं है, सभी हाँ भरो, सभी हाँ बोले, सभी जगह पर हाँ बोले जी सर। इस पॉइंट जेड पे आने के इनफाइनाइट तरीके हैं या नहीं हैं, सभी बताएं। बिल्कुल सर, हम मान गए कि इस जेड पॉइंट पर इनफाइनाइट तरीके आने के हैं। तो मुझे अब एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे जैसे कोई भी फंक्शन है, हमारे पास ये फंक्शन है एफ जेड, इस फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, अस्तित्व होगा। ध्यान से सुनना, मैं ये जो लाइनें बोल रहा हूँ उनको ध्यान सुनो। अगर इस पॉइंट जेड पे इस फंक्शन एफ जेड की लिमिट का अस्तित्व होगा, एग्जिस्टेंस होगा, तो मैं चाहिए भैया इस पाथ से आ जाऊँ, चाहे मैं इससे आ जाऊँ, चाहे मैं इससे आ जाऊँ, चाहे मैं इससे, मतलब मैं किसी भी पाथ से आऊँ, जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। ये था कॉन्सेप्ट। हालांकि जो क्लास ले रहे हैं ना, उनमें से 50-60% बच्चों को समझ में आया है। अभी एक बार वापस बताएंगे अपन, एक बार अभी वापस बताएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ही इतना अच्छा है। अगर जिनको समझ में आ गया बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आया वापस ध्यान देंगे, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट सीखने लगे इस क्वेश्चन में, बाकी और कुछ भी नहीं है, कचरा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में। तो मैंने क्या कहा, दोबारा आओ और दोबारा समझो एक बार, दोबारा यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको क्या कहा कि हमारे पास में ये हमारे पास एफ डैश जेड है, अपन ये चेक कर रहे हैं इसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अगर इसका एग्जिस्टेंस होगा तो ये अवकलनीय हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो ये अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चेक किया कि सर यहाँ पे डेल जेड टेंस 0 आ गया, यहाँ पे तो हमारे पास एक इनडेफिनेट फॉर्म बन गई। तो हमने क्या करा भैया, कॉम्प्लेक्स में इसको डन करने के लिए आगे हमने क्या पढ़ा कि भैया ये हमारे पास कोई प्लेन है। जैसे अब यहाँ पे फंक्शन आप एफ जेड मान रहे हो ना, तो आप इसको जेड नॉट पॉइंट मान लो। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट मान लो आप, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एफ जेड है और पॉइंट भी जेड हो गया, थोड़ा सा क्या है मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, उस कॉन्सेप्ट को सीखो वापस यहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने क्या कहा कि जो जेड नॉट पॉइंट है अपना, इस पॉइंट पे आने के इनफाइनाइट तरीके हैं, इनफाइनाइट रास्ते हैं। क्या इस बात से मैं तो दोबारा बता रहा हूँ, तीसरी बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुन लो भाई। इस पॉइंट जेड नोट पर आने के इनफाइनाइट तरीके हैं या नहीं है, बिल्कुल हैं सर। ठीक है, मान गए इस बात को। अब मुझे आप बताइए, अगर इस जेड नोट पॉइंट पर इनफाइनाइट आने के तरीके हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि जो फंक्शन एफ जेड है, अगर इस फंक्शन एफ जेड की लिमिट का जो मान है इस जेड नोट पॉइंट पर एग्जिस्टेंस करेगा, उसका अस्तित्व होगा, तो क्या होगा कि चाहे मैं इस रास्ते से आ जाऊँ, चाहे मैं इस रास्ते से आ जाऊँ, चाहे मैं इस रास्ते से, यानी कि किसी भी रास्ते से मैं अगर आता हूँ तो हमें वैल्यू है वो सेम मिलनी चाहिए। अगर सेम मिल गई तो अपन कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो परिभाषित होगी।
आगे बात समझ में? अब तो मेरे हिसाब सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसीलिए तो मैंने देखो यहाँ पे ये जो x और y हैं, ये दो प्लेन अपन काल्पनिक कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इतने सारे, यहाँ पे क्या है, इन्फिनिट रास्ते हैं, इन्फिनिट वे हैं, उन सभी को थोड़ी कंसिडर करेंगे, उन सभी का मान थोड़ी निकालेंगे। अपन 2x लेके चल लेंगे, 2x लेके चल लेंगे, यानी 2 रास्ते लेके चल लेंगे। अगर दोनों रास्ते ही अलग अलग आ गए, अगर दोनों रास्ते ही अलग अलग आ गए तो अपन कह सकते हैं भैया, अपन कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है। और अगर सेम आ गए तो अस्तित्व होगा। आगे बात समझ में? तो इसलिए अध्ययन करने के लिए अपन ने क्या करा, कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कि दो प्लेन माने, x है, इसको तो आपने दिया रियल एक्सिस, और यहाँ पे इसको दिया अपन ने इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। यानी कि इसको बोल दिया वास्तविक बोल दिया, और इसको बोल दिया काल्पनिक, यानी कि y को दे दिया काल्पनिक, ठीक है, और x को नाम दे दिया अपन ने, क्या दे दिया नाम, यहाँ पे इसको वैल्यू दे दिया अपन ने रियल की, वास्तविक अक्ष की नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आप बताओ, अब यहाँ पे मुझे आप बताइए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। मेरे हिसाब से जो कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो मैंने आपको पूरा ढंग से क्लियर कर दिया है एक ही बार में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 केस बनेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा, ये तो भैया छोटी क्लासों की बात है, जैसे मान लीजिए ये अपना एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो y का मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, यानी कि y का जो मान है वो 0 होगा, कॉन्स्टेंट हो गया। और यहाँ पे जैसे अपन y पे x पे जाते हैं तो y है हमारे पास में निरंतर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन x का जो मान है वो हमारे पास में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसी प्रकार अपन यहाँ पे 2 केस पढ़ेंगे। अभी एक क्वेश्चन है वो 50% ही हुआ है, सभी ध्यान से सुनो। अभी जो एक क्वेश्चन हुआ है वो केवल 50% ही हो पाया है, ठीक है। अभी अपन आधा जो क्वेश्चन है वो बाकी है। अब उस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन, उस क्वेश्चन में अपन 2 केस पढ़ेंगे। 2 केस कैसे पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ कि इतना आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक इस पेज में आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर भी मैं आपको एक बार वापस डिस्कस कर देता हूँ। अगर बाई चांस किसी एक बच्चे की भी समझ में नहीं आई ना, तो भैया फिर वो हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है। तो प्रत्येक बच्चे को समझ में आनी चाहिए पूरी क्लास, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहाँ तक इस पेज में कोई दिक्कत है। चलो मैं इसको दोबारा एक बार वापस डिस्कस कर देता हूँ। भाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि यहाँ पे जाके मैंने कुछ समझाया, मैंने आपको थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे आप देखो खुद कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे x और y एक्स 2 हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा कि एक पॉइंट z0 है, इस पॉइंट z0 पर फंक्शन f(z) की लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा यदि, कैसे होगा कि हमारे पास में इस पॉइंट पर आने के लिए कितने रास्ते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट रास्ते हैं। अगर मैं इनफाइनाइट रास्तों से आता हूँ, मतलब अलग अलग पाथ से आता हूँ, तो उन सभी पाथों पर यदि वैल्यू इक्वल मिलती है, समान मिलती है, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं आराम से कह सकता हूँ कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा, मतलब फंक्शन है उसकी लिमिट कैसे हो जाएगी, एग्जिस्टेंस कर जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर इन पाथों में अगर वैल्यू समान नहीं आती है तो जो लिमिट है उसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। इस बात को सुनना, गौर करना और इसको थोड़ा सा अप्लाई करना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो इतने सारे यहाँ पे क्या है हमारे पास में एक्सिस है, मतलब इतने सारे क्या है पाथ है। अब इतने सारे पाथ के लिए, इतने सारे पथों के लिए अपन कार्य नहीं कर सकते हैं, तो अपन केवल 2 पथ के लिए कार्य करेंगे, जिसको मैंने रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस नाम दे दिया है। क्या इतना आप सभी के समझ में आ गया? अब जो आगे की कहानी है उसको अपन समझेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट पेज में, और वहाँ पे मैं आपको स्थितियाँ बताएंगे। 2 केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ केवल 2 केस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल एक केस पढ़ेंगे एक्स अक्ष के सापेक्ष, जो हमारा रियल पार्ट है, रियल वास्तविक एक्सिस अपन मान रहे हैं उसके सापेक्ष में, और एक पढ़ेंगे वाई के सापेक्ष में, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट है, आपको शानदार मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ तक अपन ने डिस्कस कर लिया है क्या? देखो एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, जेड बार, ये हमारा क्या है, हमारे पास फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, एफ डैश जेड इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थी, लिमिट डेल जेड बार अपॉन में क्या आ गया हमारे पास में, डेल जेड, और यहाँ पे डेल जेड टेंड्स टू 0, और इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिया है। अब यहाँ पे अपन 2 केस हैं जिनमें थोड़ा सा अपन डिस्कस करेंगे। तो एक एक केस को, प्रत्येक केस को थोड़ा सा सावधानी से समझेंगे,
क्योंकि एक एक स्टेप है उसमें आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। तो मैंने आपको जैसे कहा वैसे वैसे आप थोड़ी स्टेप बाय स्टेप पे केस में चलिए और कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट है और केस नंबर सेकंड है। केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बता ही दिया है, क्या बताया है मैंने आपको कि हम इसको में क्या करेंगे, यदि जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यदि यहाँ पे हमारे पास में जो डेल्टा जेड है वो टेंस टू 0 है, आप सभी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैं देखो कोमा करके जो लिख रहा हूँ ना, उस बात को थोड़ा सा नोट करना। क्या करना, नोट करना। यहाँ पे क्या लिखा रहा है, एक्स अक्ष के अनुदेश। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि हम 2 पाथों के लिए कार्य करेंगे, ओनली 2 कार्य के लिए कार्य करेंगे, मतलब 2 रास्तों के लिए कार्य करेंगे। एक रास्ता हमने मान लिया x और एक मान लिया y, यानी कि x एक्सिस मान लिया, x तल मतलब x एक्सिस मान लिया, और एक मान लिया हमारे पास में y एक्सिस। आगे पास में x अक्ष और y अक्ष, जिनको अपन ने स्पेशल नाम भी दे दिए हैं। x मतलब x का जो नाम दिया है वो दिया है वास्तविक पाथ, ठीक है, वास्तविक अक्ष उसका नाम दिया है, और y को दिया है हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि काल्पनिक अक्ष। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे x अक्ष के अनुदिश है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हो वास्तविक अक्ष, वास्तविक अक्ष के अनुदिश। इतना आ गया समझ में? अरे भैया कहीं पे दिक्कत नहीं आने देंगे, इसकी गारंटी अपनी है। आगे बात समझ में। अब आप मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताइए कि ये हमारे पास में x एक्सिस है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर x एक्सिस है वहाँ पे y कांस्टेंट है? क्या ये बात सही है? थोड़ा सा गौर करके सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये हमारे पास में x अक्ष है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे y है, वो कांस्टेंट है नहीं है? बिल्कुल सर, y कांस्टेंट है। यहाँ पे y एक्सिस है तो यहाँ पे मतलब x कांस्टेंट है नहीं है? बताओ, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट करो भैया, देखो क्या करें, मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि यहाँ पे हमारे पास में y का मान यदि 0 होगा, x कांस्टेंट है, तो डेल्टा y का मान भी हमारे पास में क्या होगा, 0 होगा। है कि नहीं? बताओ, बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? बताओ, कांस्टेंट, यानी कि आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि y हमारे पास में क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो हमारे पास डेल्टा y का मान 0 हो गया। सही है। अब यहाँ पे आपको देखो सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, z प्लस में क्या होता है, x प्लस में आयोटा y होता है। क्या होता है हमारे पास में, z बराबर क्या होता है, x प्लस में आयोटा y होता है। अब मैं यहाँ पे देखो अगर डेल्टा y का मान, अब यहाँ पे इसको अगर मैं डेल्टा में लिखता हूँ ना, डेल्टा z इक्वल टू क्या आता है हमारे पास में, डेल्टा x प्लस में आयोटा डेल्टा y। अरे भैया छोटी छोटी चीज़ों को समझाते हुए चल रहे हैं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा y का मान अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो डेल्टा z का जो मान है मैं हमारे पास में क्या आ गया, डेल्टा x आ गया। क्या इस बात से सहमत हो या नहीं हो? सहमत हो बात से? अब आगे चलें, थोड़ा सा आगे मैं चलूँ आपसे। अगर मैं इसे पूछूं भाई, अगर अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास में z है, अगर मैं z का क्या करता हूँ, बाहर करता हूँ, आप सभी को प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बाहर करते हैं तो यहाँ पे x माइनस का आयोटा y आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यदि यहीं पे लिख देते हैं कोमा करके, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा z बार की बात करूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो वही डेल्टा x माइनस का आयोटा डेल्टा y। अब यहाँ पे मुझे आप बताइए, यहाँ पे आप मुझे बताइए कि डेल्टा y का मान कितना है, 0 है, तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास में डेल्टा z का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा x। यानी कि बस समीकरण 1 नाम दिया है, तो आप इसको इसमें मतलब यानी कि इसी के अंतर्गत a और b यहाँ पे पॉइंट आप नाम दे सकते हो। तो a और b से अपन क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर सकते हैं, समीकरण 1 में मान रख सकते हैं, रखने पर, ठीक है। जो भी कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हमसे कनेक्ट हुआ है तो वो यहाँ पे समझ सकता है, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपन ऊपर कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं और मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे। अब भाई a और b से आप यहाँ पे समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप आराम से कर सकते हो, बताओ मुझे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो f डैश, कहीं पे स्टेप में आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, कहीं पे भी, ठीक है। लिमिट डेल्टा z बार का मान बताइए भैया, डेल्टा x अपॉन में, और यहाँ पे हमारे पास में जो डेल्टा z है उसका मान भी कितना है हमारे पास में, डेल्टा x, यानी कि दोनों की वैल्यू समान है। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे,
90% बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू 0 ही यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए भैया, आप मुझे ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कीजिए, आपका दिमाग लगाइए यहाँ पे कि यहाँ पे डेल्टा एक्स मतलब यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू 0 क्यों आएगा, क्यों आएगा भाई? आप खुद दिमाग लगा दीजिए कि हम यहाँ पे एक्स अक्ष के सापेक्ष बात कर रहे हैं और यहाँ पे जो फंक्शन है हमारे पास में जो वैल्यू है वो एक्स के रूप में आ गई। तो भैया यहाँ पे हमारे पास में जो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 किया है वहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 आएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं अपन, हमारे पास वैल्यू मिलती है 1, यानी कि कुल मिला के बाद क्या आ गई, एफ डैश जेड का जो मान आ गया हमारे पास में वो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड भी नाम, इसको फर्स्ट दे दिए, इसको आप सेकंड दे दीजिए। ठीक है, क्या इतनी बात मेरे हिसाब से आप सभी के समझ में आई या नहीं आई? इतनी बात समझ में क्लियर है इतनी बात? अब देखो केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। केस नंबर सेकंड में वही हमारे पास में डेल्टा जेड टेंस टू 0 है हमारे पास में। अब यहाँ पे लेकिन इस बार क्या करेंगे अपन, वाई अक्ष के अनुदिश बात करेंगे वाई अक्ष के अनुदिश बात करेंगे। आगे बात समझ में? अब वाई अक्ष के अनुदिश बात करेंगे तो यहाँ पे हमें वाई अक्ष को मैंने एक और नाम से आपको बताया था, काल्पनिक अक्ष के नाम से। तो मैंने काल्पनिक अक्ष भी यहाँ पे नोट कर दिया है और वैसे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और भी अच्छे तरीके से लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए डेल्टा एक्स, अब यहाँ पे देखो वाई एक्स की बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे एक्स है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा एक्स का जो मान है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 0, यानी कि उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि वो बिल्कुल शून्य रहेगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसी प्रकार देखो मैं यहाँ पे आपसे देखो डेल्टा जेड का मान पूछूं तो कितना आएगा, आप मुझे बताइए भाई। डेल्टा, अब देखो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा जेड है वो क्या होता है, डेल्टा जेड होता है डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा एक्स का जो मान है वो 0 कर दिया, तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि डेल्टा जेड का जो मान है वो तो हमारे पास में आयोटा डेल्टा वाई हो चुका है। लेकिन यहीं पे देखो आप, मैंने आपको बताया है कि डेल्टा जेड बार इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप को वापस लिख सकते हो आप, डेल्टा एक्स माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। लेकिन आप यहाँ पे खुद देखो वाई एक्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, वाई एक्स के अनुदेश बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स का मान 0 हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा जेड बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। तो यहाँ पे आप खुद देखो कि हमारे पास में वही ए बी इसको नाम देते, इसको नाम सी आप दे सकते हो, इसको आप डी नाम दीजिए। तो सी और डी की सहायता से अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं। तो समीकरण 1 में, अब कई बच्चों को समीकरण 1 नहीं दिख रही तो उसको दिखाते हैं वहाँ पर एक बार। देखो ये समीकरण नंबर 1 रही है हमारी, समीकरण नंबर 1 में अपन क्या करते हैं, मान रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो एफ डैश जेड है हमारे पास में, वो है लिमिट डेल्टा जेड बार का मान बताओ भैया, माइनस का आयोटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा वाई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल डेल आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली सॉरी आयोटा डेल्टा वाई है बिल्कुल, और यहाँ पे भी फिर यहाँ पे हमारे पास में डेल्टा जेड का जो मान है वो भी हमारे पास में आयोटा डेल्टा वाई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, देखो ये आपस में कैंसिल हो गई। और यहाँ पे क्या करेंगे, वापस वही गलती करेंगे कि यहाँ पे डेल्टा जेड टेंस टू 0 लिख देंगे, लेकिन भैया हम वाई एक्स की बात कर रहे हैं तो वाई एक्स के सापेक्ष हमें डेल्टा वाई टेंस टू 0 करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ है, इनको आपको समझना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे माइनस का 1 आ गई। अब आप देखो खुद, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास में एफ डैश जेड का जो मान है वो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब ये हमारे पास में क्या आ गया, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए थोड़ा सा गौर करके कि आपको इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने कुछ नोट किया या नहीं किया। अब यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखो, 2 और 3 से क्या लिख सकते हैं अपन, ये आराम से लिख सकते हैं कि जिस पॉइंट की, देखो मैं आपको वापस क्लियर करता हूँ एक बार वापस। देखो मैंने जिस प्रकार एक डायग्राम मैंने आपको बनाया था, ये अपना डायग्राम है और यहाँ पे कोई पॉइंट है जेड नोट। ठीक है, इस पॉइंट पर आने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन भैया हमने तो केवल 2 तरीके चुन लिए, हमने तो केवल 2 तरीके चुन लिए, एक तो चुन लिया एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इस जेड नोट पॉइंट पर आने के लिए 2 मार्ग चुन लिए और दोनों मार्गों पर हमने वैल्यू को फाइंड किया, हमने देखा कि जो एक्स एक्सिस है वहाँ पे एफ डैश जेड का जो मान है वो 1 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के सापेक्ष में एफ डैश जेड का जो मान है माइनस का 1 आ रहा है।
भैया जहाँ पे 2 ही पथों में वैल्यू चेंज हो गई तो आगे चेक करने की क्या ज़रूरत है। आगे बात समझ में, सभी को 100% समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपस में बराबर नहीं है तो भैया यहाँ पे हमारे पास में एफ डैश जेड का अस्तित्व नहीं है और एफ डैश जेड का अस्तित्व नहीं है, तो आप सभी को पता है फलन हमारे पास में जो एफ जेड होता है वो अवकलनीय नहीं होता है। जो लैंग्वेज है आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएगी भाई, जो लैंग्वेज है वो आपको नोट्स के माध्यम से मिल जाएगी। यहाँ पे जो समझाने का पूरा काम है मैंने कर दिया ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बात मैं सभी विद्यार्थियों को बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन था ना वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं वापस एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन कर रहा हूं। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये क्वेश्चन है आपके 4 में से 4 नंबर दिला सकता है, यानी कि 4 नंबर का ये सवाल आ सकता है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक तो पिछली क्लास जिसमें मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, एक ये क्लास हो गई, ठीक है, एक अगली क्लास हो गई, एक उससे अगली क्लास हो गई। इन क्लासों में मैं आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा, इन 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हर साल आता रहता है 100%, ठीक है। और काफ़ी अच्छे सवाल हैं, आपको आइडिया लग गया होगा इस सवाल से भी कि किस प्रकार के सवाल हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है तो वो क्या करे, वापस से मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ बिल्कुल 0 लेवल से। इस क्वेश्चन को अपन दोबारा बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और स्टार्टिंग से पढ़ते हुए इसका पूरा रिवीजन करेंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो आराम से इसको समझे एक बार, ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझे। ऐसा ना सोचे, कई बच्चे पे सोच रहे कि सर आपकी जो क्लासेज है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है, 1-1 घंटे की है, उससे ज़्यादा टाइम की नहीं है और आप एक क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हो। आप पे सिलेबस पे ध्यान मत दो भैया, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पे ध्यान दीजिए, सिलेबस पे बिल्कुल ध्यान मत दो। सिलेबस तो हम खिंचवा देंगे, आपकी एक दिन 2 क्लास लगा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। एक दिन में ही आपकी मैथ की 2 क्लास नहीं लगवा सकते क्या हम 3 क्लास नहीं लगवा सकते क्या, तो बताओ फिर क्या दिक्कत है। सिलेबस की टेंशन लेना छोड़ दो, केवल हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो। अब मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन का पूरा रिवीजन करते हैं, तो वापस करते हैं भाई शानदार तरीके से। जिसको भी कहीं पे दिक्कत है, ठीक है, वहीं पे उस वीडियो को रोके, वापस पीछे करे, फिर देखे उसको। मतलब जब तक समझ में नहीं आया ना, जब तक इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है। ये आपको आपके मम्मी पापा की कसम है, इससे बड़ी कसम तो मेरे हिसाब से किसी की आपको नहीं लगेगी, सबसे बड़ी माता पिता की कसम होती है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के रिवीजन पर। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि तबीयत बहुत डाउन चल रही है अभी, वॉइस है वो हमारी इतना कन्वर्ट हो गई है बहुत ही ज़्यादा, मतलब बैठ भी गई है, मतलब क्या कह सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास बना रहे हैं, रेगुलर क्लास बना रहे हैं कि बच्चों में थोड़ा विश्वास बना रहे। अगर यहाँ पे हम छुट्टी कर लेते तो बच्चे कहते हैं सर आप रेगुलर क्लास नहीं डालते हो इस प्रकार से, तो इसलिए हमने क्या करा भाई, क्लास आपको डालना ज़रूरी था, इसलिए हमने क्लास बनाई आपके लिए, ठीक है। अब इसका रिविज़न करते हैं फटाफट से। तो अपने सामने क्वेश्चन आया है, किससे मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिद्ध कीजिए एफ जेड है बराबर जेड बार अवकलनीय नहीं है। मतलब हमारे पास जो फंक्शन है जेड बार वो कैसा है, अवकलनीय नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में, आप सभी को ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई, ठीक है। अब चलते हैं भैया, हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे देखा कि सर हमें यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप डिफरेंशियबिलिटी है वो कैसे चेक करते हो, मैंने आपको पिछली क्लास में अल्टीमेट तरीके से। अब देखो कई बच्चे क्या हैं कि पिछली क्लास उन्होंने नहीं ली है, वो डायरेक्ट एडमिशन लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं और इसी क्लास को ले रहे हैं, तो वो केवल सुन ही रहे हैं, उनको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। इसलिए पीछे की क्लास को देखें, और अगर पीछे की क्लास आपने नहीं देखी उसको ज़रूर देखें। अगर देख रखी है ना तो आपको एक एक अक्षर समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट इस प्रकार से पढ़ाते हैं अपन, ठीक है। एक एक पॉइंट, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो अपन ने अलग से इंट्रोड्यूस करवाया हो आपको, सारी चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखी हैं, उसी के बाद में यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि सर ये तो डोमेन वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट दे नहीं रखा है तो वो ऑफिशियली है, वो डोमेन का क्वेश्चन हो जाएगा। अब डोमेन क्वेश्चन हो गया तो हमें डोमेन का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एफ जेड प्लस में डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड अपॉन में डेल्टा जेड। यहाँ पे फिर अपन ने क्या करा, वैल्यू को पुट करा, भाई एफ जेड है वहाँ पे अपन को जेड बार पुट करना पड़ेगा, और जेड प्लस में डेल्टा जेड है वहाँ पे अपन ने जेड प्लस में डेल्टा जेड का बार पुट करना पड़ेगा, साफ सी बात है। अब यहाँ पे अपन ने क्या करा, नीचे देखो
और यहाँ पे अपन ने वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू को पुट करने के बाद हमने कहा कि सर Z1 प्लस Z2 है, उसके ऊपर बार है, इसको अपन क्या है एक प्रॉपर्टी के माध्यम से इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको लिखवा रखी है, Z1 बार प्लस में Z2 बार। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे अपन ने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास में थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो खुद थोड़ा सा। और चेंज क्या हुआ कि आपस में इनको खोल के लिख दिया, और यहाँ पे ये Z बार से Z बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे और भाई इससे कन्फ्यूज मत हो ना, ये फॉर्मूला है, ये अपना Z1 प्लस Z2 है, इसके ऊपर बार है होता है तो आप उसको Z1 बार प्लस Z2 बार लिख सकते हो। लेकिन कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे Z1 Z2 दिया हुआ नहीं है, अरे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे Z प्लस डेल्टा Z, इसके ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, Z बार प्लस में डेल्टा Z बार। ठीक है, तो ये Z बार से Z बार कैंसिल हो गए, डेल्टा Z बच गई, यानी कि हमारे पास में बचा क्या लास्ट में, हमारे पास बचा यही कि डेल्टा Z बार अपॉन में डेल्टा Z। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मोड आता है कि सर यहाँ पे डेल्टा Z टेंस टू 0 है। अब यहाँ पे अगर अपन 0 पुट कर देते हैं, आप ऊपर नीचे 0 पुट करेंगे तो सर ये तो एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, यानी अपरिभाषित फॉर्म बन जाएगी, तो वो तो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अनडिफाइंड फॉर्म बन गई तो एफ डैश जेड का जो अस्तित्व यहाँ पे नहीं है, और सिंपली क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक सोल्व करते हो तो आपको 4 में से 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप आगे आपको कॉम्प्लेक्स के लैंग्वेज में आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको समझने के लिए ये जो ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे, वो मैंने आपको कई बार समझा दिया इस क्वेश्चन में, मतलब कम से कम 3-4 बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ों को मतलब यानी कि आपको घर जाके पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, मतलब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्लास में पूरा निपटारा अपन कर देंगे, पूरा निपटारा अपन क्लास में कर देंगे। ठीक है, रिविजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस प्रकार अपन याद करवा देंगे। मैंने क्या कहा कि अब यहाँ पे एफ डैश जेड है, इसकी लिमिट को चेक करना पड़ेगा भैया, इसकी लिमिट एग्जिस्टेंस करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो भैया फिर हमारे पास में क्या जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। लेकिन हमें तो प्रूफ ही ये करना है ना कि वो अवकलनीय नहीं है, तो यानी कि साफ सी बात है इसकी जो लिमिट है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन अपन को प्रूफ करके दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि कैसे नहीं है। ठीक है, अब तो फिर मैंने यहाँ पे ये बताया आपको कि सर यहाँ पे जो अपना कॉम्प्लेक्स तल होता है, आर्गेंट प्लेन होता है, या कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। ठीक है, एक अपना गाउसी प्लेन इसका नाम है, यानी कि 3-4 नाम से अपन जानते हैं इनको। तो भैया इस प्लेन के अंतर्गत हमने क्या माना, एक Z0 पॉइंट माना, एक Z0 पॉइंट माना। और मैंने आपसे क्या कहा कि Z0 पॉइंट पर आने के कितने रास्ते हो सकते हैं, यानी कि इस तक पहुँचने के कितने रास्ते हो सकते हैं, इन्फिनिट। तो भैया हम इन्फिनिट के लिए काम नहीं कर सकते, हम केवल 2 के लिए काम करेंगे, x और y। x हमारे पास में क्या है, वास्तविक अक्ष है, और y हमारे पास में क्या है, इमेजिनरी अक्ष है, यानी कि काल्पनिक अक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे 2 केस अपन डिफाइन करेंगे, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष, दोनों में अलग अलग वैल्यू आती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है उसकी जो लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, तो हमारा फलन है वो अवकलनीय नहीं है। तो करते हैं भाई, करते हैं रिविजन। रुको कहीं मत जाओ, रुको, अभी इसका रिवीजन कर रहे हैं, पेज को पलट रहे हैं अपन। ठीक है, तो इतना कर लिया अपन ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड। केस नंबर फर्स्ट है एक्स अक्ष के अनुदेश अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स अक्ष के अनुदेश से वाई कांस्टेंट हो गया, डेल्टा वाई का मान 0 हो गया। अपन जानते हैं जेड की जो वैल्यू होती है एक्स प्लस में आयोटा वाई होती है भाई, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, अब यहाँ पे डेल्टा जेड अपन लिख देते हैं, तो डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा डेल्टा वाई लिख देते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद हमने डेल्टा वाई का जो मान है वो 0 पुट करा, तो हमने डेल्टा जेड का मान डेल्टा एक्स मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जेड बार पे काम किया। भाई जेड बार पे काम करेंगे तो साफ सी बात है, यहाँ पे जेड बार करते हैं तो माइनस बीच में आता है। साफ सी बात है, आपको प्रॉपर्टी अगर पता नहीं है तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज मैंने लिखवा रखी है, अगर आपको वो याद है तो आप कहीं पे दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक्स प्लस में आयोटा वाई, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, और यहाँ पे डेल्टा वाई का फिर मान 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जेड बार और डेल्टा जेड दोनों का मान डेल्टा एक्स आ गया। यानी कि आप देख सकते हो समीकरण 1 में मान पुट करने पर डेल्टा एक्स अपन डेल्टा एक्स आए तो 1 आ गया हमारे पास में, यानी कि अपन कह सकते हैं एफ डैश जेड का जो मान है वो हमारे पास में 1 हमें प्राप्त हो गया। लेकिन उसी के साथ में
वाई एक्स के अंदर इस बात करते हैं, डेल्टा जेड टेंस टू 0 बात करते हैं, एक्स हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आप देखो खुद, अब यहाँ पे डेल्टा जेड बराबर क्या है, डेल्टा एक्स प्लस में आयोटा वाई, आयोटा डेल्टा वाई। अब यहाँ पे डेल्टा एक्स का मान 0 हो गया, तो डेल्टा जेड का मान कितना हो गया, आयोटा डेल्टा वाई। अब उसी प्रकार यहाँ पे अपन इसके लिए बात करते हैं बाहर के ऊपर, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, इसका मान 0 हो गया तो माइनस का आयोटा डेल्टा वाई आ जाएगा, ठीक है। एक एक लाइन को रटवा दिए मैंने, अब एक एक लाइन को, ठीक है, पूरा क्वेश्चन है वो रट जाना चाहिए आपके लिए। आगे बात समझ में, समीकरण 1 में मान पुट किया, एफ डैश जेड बराबर लिमिट माइनस का आयोटा डेल्टा वाई अपन आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आ गया, यानी कि एफ डैश जेड का जो मान है वो आपस में बदल गया, यानी कि समान नहीं आया। अगर मुझे आप बताइए इस पॉइंट पर पहुंचने के अनंत तरीके हैं, और उन अनंत तरीकों में से हमने दो रास्ते लिए, और उन दोनों रास्तों पर हमने चेक किया किसकी लिमिट है, एफ डैश जेड की मतलब लिमिट चेक करी, और वो दोनों ही सेम नहीं आई, तो आप आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है अपन को। भाई अगर एग्जिस्टेंस होता तो सभी रास्तों पर जो लिमिट का मान है वो सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है कि इसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो समीकरण 2 और 3 से अपन कह सकते हैं कि एफ डैश जेड है उसकी लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है, और अगर एफ डैश जेड की लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है तो भैया हम आराम से कह सकते हैं कि हमारा जो फलन एफ डैश जेड इज इक्वल टू जेड बार है वो क्या है, अवकलनीय नहीं है। पूरा क्वेश्चन आपको मैंने इसे धुआं कर दिया, मतलब पानी पानी कर दिया इसको अपन ने। तो मेरे हिसाब से आपको क्लास है वो शानदार लगी होगी, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ ना, वॉइस में थोड़ी सी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे बोलने में, मान लीजिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी आपकी क्लास लगा दी है हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त होकर पढ़ते रहो आप। तो बस आपका सहयोग हमारे साथ बना रहना चाहिए, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हम नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे आपका। अब आज की क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, और अगली नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें अपन एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेके आएंगे, और ऐसा तगड़ा अपन क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें मतलब सीखने में मज़ा आए और नए नए कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिले, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके, तो अगली क्लास में मिलते हैं।